तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 48 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। पहले आप समझिएगा कि यूनेस्को अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है जो किसी भी देश के कल्चरल को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है, प्रमोट करने का कोशिश करता है। और यहाँ पे बात हो रहा है भारत के एक सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर, ठीक है। और ये क्या है, तो ये आपका गरबा। गरबा है क्या, तो ये भारत का एक राज्य गुजरात, गुजरात का लोक नृत्य है। और गरबा को भी कहाँ शामिल किया गया, यूनेस्को में। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं, पहले यूनेस्को के बारे में और फिर देख लेंगे गरबा वाला गुजरात के बारे में। तो आते हैं यूनेस्को में। सबसे पहले तो आपसे यही सवाल कर सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई या फिर ये किस चीज से संबंधित है। तो अगर इसका फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं तो देखिएगा क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल देखिएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन किसका फुल फॉर्म हो गया, तो ये हो गया आपका यूनेस्को का, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन बनते हैं ये सारे। तो इसका मुख्यालय है पेरिस में, है ना। कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसके अध्यक्ष से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, आंद्रे अजोले आदमी नहीं है, मतलब मेल नहीं है, क्या है ये, फीमेल है। तो कंफ्यूज नहीं होना है नाम से, ये एक फीमेल है। ये हो गया। दूसरा, यूनेस्को में ये शामिल किया गया, और किसे शामिल किया गया, तो शामिल किया गया है गरबा को। वही गरबा जिसको दया बेन करते रहती है, नहीं, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात का, है ना। आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर बी। बात करें गुजरात के बारे में तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, गांधीनगर, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हो जाएगा आचार्य देवव्रत, ठीक है। गवर्नर यहाँ के हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। और आप क्या देख सकते हो गुजरात के बारे में, जैसे यहाँ पर और देखिएगा कि भारत के कितने राज्य हैं जिनका अपना तट रेखा है, तो 9 राज्य है। और उनमें सबसे बड़ा तट रेखा किसका है, गुजरात का। तट रेखा मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे तट रेखा लिखना था। तट रेखा का अर्थ क्या होता है, वैसा जगह जिसका सीमा किससे लगता हो, समुद्र से लगता हो। और गुजरात का सीमा किससे लगता है, अरब सागर से लगता है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। अगर आपको गांधीनगर में एक आश्रम का नाम याद होगा तो साबरमती आश्रम, ठीक है। ये गुजरात में है। और किस व्यक्तित्व से संबंधित है, तो गांधी जी से, महात्मा गांधी से संबंधित है। और यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न रहेगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा की तो गई थी, बट कब की गई थी, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आश्रम रहा था जहां से उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो आप बताना कमेंट करके कि ये किस वर्ष की गई थी। और अगर देखें तो अभी देखिएगा भारत का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये आपका गुजरात में। तो याद रखना है कि अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, गुजरात में। और पांडुलिपि ग्रंथालय ये भी कहाँ बनाया गया है, तो ये भी बनाया गया है गुजरात में, है ना। पांडुलिपि ग्रंथालय भी कहाँ बनाया गया, तो ये भी बनाया गया आपका गुजरात में। वैसे आप कुछ फैक्ट्स को गुजरात में याद रखिएगा, जैसे माता नी पछेड़ी, क्या है ये, तो कपड़ा पे किया जाने वाला कलाकृति है, उसको रिसेंटली गुजरात का जीआई टैग दिया गया। अगर इसको कनेक्ट करें सिंधु सभ्यता से, तो सिंधु सभ्यता का एक शहर था लोथल, जो एक चीज में अपवाद था। किस चीज में अपवाद था, तो हम लोग को पता है कि सिंधु सभ्यता में जितने भी घर हुआ करते थे, सारे घर का जो मेन दरवाजा हुआ करता था वो घर के पीछे की ओर खुलता था। बट एकमात्र शहर लोथल
एकमात्र शहर लोथल जो गुजरात में स्थित था, और उसका जो घर का दरवाजा था, उसका घर का दरवाजा मेन गेट की ओर मतलब सड़क की ओर खुलता था। तो ये आपका एक्सेप्शन टू द केस था। और लोथल किस नदी के किनारे थी? भोगवा नदी के किनारे। आप इतना कुछ याद रखिएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ठीक है, भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? हम बात करने जा रहे हैं उस राज्य के जो असम से अलग हुआ। असम से अलग हुआ, 1972 में यूनियन टेरिटरी बना और 1987 में इसको राज्य का दर्जा मिला। शायद आप अब तक पकड़ लिए होंगे, और अगर नहीं पकड़े हैं तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस राज्य के बारे में जिसकी राजधानी है आइजोल, मतलब मिजोरम। ठीक है, लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? मिजोरम। अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें मिजोरम के बारे में तो यहाँ की राजधानी कौन सी हो जाएगी? आइजोल। ठीक है, आइजोल। यहाँ के सीएम कौन है? तो अभी नए आदमी यहाँ के सीएम बन के आए हैं और इनका नाम है लाल दुह्मा। लाल दुह्मा। यहाँ के गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरि बाबू कंभमपति। हरि बाबू कंभमपति, इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ मिजोरम में आपका मिजो पहाड़ी है। मिजो पहाड़ी, वैसे तो आप ये नाम से पकड़ लोगे ना कि मिजो पहाड़ी कहाँ है, तो मिजोरम में। लेकिन एक पहाड़ी का नाम और आप याद रखिएगा, लुसाई की पहाड़ी। लुसाई की पहाड़ी ये कहाँ है? तो ये भी आपका मिजोरम में है। कहाँ है ये? तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम में। और कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पहाड़ी, इसे क्वेश्चन बहुत बनता है, जैसे ये लुसाई वाला, ये तो खैर बहुत बनता है, ये तो आदमी नाम से पकड़ लेगा। दूसरा आइएगा, आपसे सवाल करता है कि मिजोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मिजोरम की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका फोंगपुई। फोंगपुई की चोटी। ठीक है, और इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ब्लू माउंटेन की पहाड़ी। ब्लू माउंटेन की पहाड़ी, इस चीज को आप याद रखिएगा। ब्लू माउंटेन की पहाड़ी किसे कहा जाता है? तो मिजोरम को ही कहा जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? लाल दुह्मा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? फोंगपुई, और इसी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज और भी आपके बारे में याद रखिएगा, यहाँ की राजधानी कौन सी हो जाएगी? आइजोल। कहाँ पड़ता है ये? तो पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। एक चीज और देखिएगा यहाँ पे कि ये जो आपका पहले किसका भाग रहा था? असम का भाग रहा था। ठीक है, वैसे यही नहीं, आप जब नॉर्थ ईस्ट पढ़ोगे ना तो आप क्या देखोगे कि वहां पे जितने भी राज्य हैं वो किससे अलग हुए हैं? असम से ही अलग हुए हैं। तो ये असम का भाग था 1972 में। 1972 में यह क्या बना? यूटी बना। ठीक है, और 1987 में इसको क्या मिला? तो राज्य का दर्जा। राज्य का दर्जा इसको कब मिला था? तो 1987 में। इस चीज को आप याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ महिला नहीं होना चाहिए क्योंकि एक लोग को और भी छूट दिया गया है। महिला और साथ में ट्रांसजेंडर दोनों को क्या दिया गया है? तो अगर आप कहाँ का बात हो रहा है? तो ये बात हो रहा है तेलंगाना का। अगर आप महिला हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं और अगर आप तेलंगाना में वहाँ के सरकारी बस से यात्रा करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? आपको मुफ्त यात्रा करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? मुफ्त यात्रा। कहाँ? तेलंगाना में। और किस योजना के तहत? तो ये हो जाएगा आपका महालक्ष्मी योजना। किस योजना के तहत? महालक्ष्मी योजना। और अगर आप कंटिन्यू हमारा सेशन देखते हैं तो आप हिमाचल प्रदेश का एक योजना को जरूर पकड़े होंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन सा योजना चल रहा था? तो ऐसा चल रहा था नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना। ठीक है, नारी को नमन योजना। इसमें क्या हो रहा था कि महिलाओं से बस भाड़ा आधा लग रहा था और यहाँ पे पूरे साफ कर दिया गया। अच्छा, अगर आपसे कभी कोई सवाल करता है कि आप ये जो देखते हो कहाँ, तो आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि हमारा देश, हमारा सरकार, हमारा संविधान
किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर ये तो भेदभाव हो रहा है ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि महिला को, ट्रांसजेंडर को अब भाड़ा ही नहीं ले रहे हो, यहाँ पे भी आप ऐसा कर रहे हो, आप मेल के साथ और भी जैसे कि जो मतलब अलग कैटेगरी का आ गया, आप उसके साथ तो भेदभाव कर रहे हो ना। तो ये चीज 15 का 3 में, ठीक है, आर्टिकल 15 का 3 में लिखा हुआ है कि जो भी कमजोर तबके का लोग है, जो भी कमजोर समुदाय है, उसको बराबरी में लाने के लिए सरकार क्या कर सकता है, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ठीक है। इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में लेते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि एक समुदाय को आगे बढ़ने का दिशा सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस चीज को आप याद रखोगे। अगर बात करें अपने तेलंगाना के बारे में, तो यह भारत का 29वें नंबर का राज्य था। फिर आप बोलोगे कि भाई अभी के टाइम में तो 28 राज्य एग्जिस्ट करता है, एक राज्य कहाँ चला गया? जब ये बना था उस समय जम्मू कश्मीर भी राज्य था, ठीक है, उस समय जम्मू कश्मीर राज्य था, और जब ये राज्य बना तो ये 29वें नंबर का राज्य बना था। और हम लोग को पता है कि ये बना 2014 में, और 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, तो वो क्या बन गया? यूटी। इसलिए ये 29वें नंबर का भले ही था, बट आज भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। आई होप कि आप समझे होंगे। 29वें नंबर का राज्य बना था, कब बना था? तो ये बना था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को यह आपका राज्य बनकर के आया था। और किससे अलग हुआ था? तो ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, है ना, आंध्र प्रदेश से। यहाँ की राजधानी क्या है? तो राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? तो अभी नए आदमी बन के आए हैं, नाम क्या है? रेवंत रेड्डी। और अभी देखिए एक न्यूज ये आपका करंट से जुड़ जाएगा। यहाँ के गवर्नर, ठीक है, यहाँ के गवर्नर थी तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर थी, लेकिन रिसेंटली वो 2 से 3 दिन पहले इस्तीफा दे दी हैं, और झारखंड के जो राज्यपाल हैं उनको यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। किनको? सीपी राधाकृष्णन को। तो इस चीज को आप अभी याद रखोगे, अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, आगे जाके ये चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे क्या देख सकते हैं तेलंगाना के बारे में? चार मीनार, ठीक है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये आपका तेलंगाना में ही स्थित है। हम लोग याद करते थे ना चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। और ये कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा वही है, तेलंगाना में। देखो एक चीज यहाँ पे कितना अच्छा सवाल निकल सकता है, आपसे पूछेगा कि जिस समय तेलंगाना राज्य गठित हो रहा था, उस समय भारत के पीएम कौन थे? भारत के राष्ट्रपति कौन थे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग पे जोर डालिए, याद आएगा। और अगर नहीं याद आ रहा है तो हम हैं यहाँ पर। उस समय भारत के पीएम कौन थे? तो देखो 2014 मोदी जी के पहले कौन थे पीएम? तो वो रहे थे मनमोहन सिंह। लेकिन ये जो आपका चेंजेस हुआ था ये मोदी जी के समय में हुआ था, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। और अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये कौन थे? ये थे प्रणब मुखर्जी। तो इन दोनों चीज को याद रखिएगा। आपसे सवाल करता है कि भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, और 25वें नंबर का कौन बना था? तो अमरावती हाई कोर्ट, ठीक है। और एक चीज और कि जब आप किसी राज्य से अलग करके किसी नए राज्य का निर्माण करते हो, तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा यूज हो रहा होता है? तो आर्टिकल कौन सा यूज हो रहा होता है? आर्टिकल 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा, किस वंश की शासिका रानी विद्या नहीं होगा, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, रानी दिद्दा थी, ठीक है, किस वंश की? तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिएगा, बात करें अगर आप यहाँ पे पकड़ पा रहे हो तो कारकोट, उत्पल और लोहार, ठीक है, आप ऐसे क्रम से याद रखिएगा, कारकोट, उत्पल और लोहार, ये तीनों राजवंश क्रम के अनुसार कहाँ शासन किया था? तो भारत का जो आज के टाइम में क्या बना हुआ है? यूटी, मतलब कश्मीर पर शासन था इन सारे वंशों का, कश्मीर पर शासन कर रहा था ये सारे का सारा वंश। और इस बात की जानकारी हम लोग को कहाँ मिलती है? तो एक आदमी था जिसका नाम था कलहन, ठीक है, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था कलहन। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, और क्या नाम था इनकी पुस्तक का? राजतरंगिनी से हम लोग को जानकारी मिलती है कि कश्मीर पर 3 वंशों ने शासन किया था, कारकोट, उत्पल और लोहार। और इसी में से उत्पल वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था रानी दिद्दा। हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी?
ठीक है, तो दो स्टेटमेंट आप यहाँ पे याद रखोगे। अगर आपसे सवाल करता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो ये थी रानी दिद्दा। बट अगर आपसे पूछता है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तब आप बताओगे कौन सा, रजिया सुल्तान। तो रानी दिद्दा बहुत पहले के टाइम में ये यहाँ की रही थी। कश्मीर का इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, राज तरंगिणी से। और इसी बुक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी का नाम मिलता है जो तुर्क शासक रहा था, तुर्क शासक रहा था, और उस आदमी का नाम क्या था, जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन। इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर। रीजन क्या, तो देखो एक अकबर जो था भले ही मुस्लिम था, बट ये कट्टर नहीं था, औरंगजेब के जैसा कट्टर नहीं था, मोहम्मद बिन कासिम के जैसा कट्टर नहीं था। ये आपका थोड़ा सेकुलर रहने का कोशिश करता था। हाँ, पूर्णतः आप इसको भी अच्छा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये भी ऐसा ऐसा काम किया था जैसे महाराणा प्रताप हो गए, तो इन लोग के साथ इसका गलत रिलेशन रहा था, सही नहीं था। बट अकबर थोड़ा सेकुलर रहने का कोशिश करता था। ऐसा ही एक और भी आदमी था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का शासक था। अब इसको अकबर का संज्ञा क्यों दिया जाता है, अकबर का संज्ञा इसलिए दिया जाता है क्योंकि अकबर जो था ये दास प्रथा को बैन किया था। ठीक है, दास प्रथा को बैन किया था, हिंदुओं के साथ अच्छा रिलेशन रखने का कोशिश किया था। जैनुल आबदीन क्या किया था कश्मीर में, तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, क्या किया था, गौ हत्या। हम लोग को पता है कि जो गौ है, जो गाय है, हिंदू धर्म में इसको बहुत ही पवित्र पशु के रूप में पूजा जाता है। गौ हत्या पे क्या किया, बैन लगाया। दूसरा क्या किया, जजिया कर पर बैन लगाया। जजिया कर, हम लोग जानते थे कि जजिया कर किस पे लगता था, गैर मुस्लिम पे। गैर मुस्लिम कहने का अर्थ यह है कि आप हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, अगर आप इस्लाम धर्म वाले नहीं हो तो आप पे ये टैक्स लगाया जाएगा, जजिया कर। तो इसको जैनुल आबदीन रोका था, तो इसलिए इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। एक चीज और, एक आपके लिए फिर से यहाँ पे सवाल है, और अच्छा सवाल है। सवाल आपके लिए ये है कि देखिएगा, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी, तो ये हो जाएगा आपका उत्पल वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 5 में। देखिएगा, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अगर बात करें तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अगर बात करें ओलंपिक के बारे में, तो ओलंपिक बहुत पहले से चलते आ रहा था, जैसे 776 बीसी में ही, प्राचीन भारत में, बीसी मतलब हम लोग को पता है ना, उल्टा कैलेंडर चलता है ना, बहुत पहले का टाइम, 776 बीसी में ही ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आगे के शासक इस खेल को बैन कर दिए थे। उसके बाद आधुनिक भारत में कब, तो 23 जून 1894 ईस्वी को एक संगठन का स्थापना हुआ, और इस संगठन का नाम क्या है, ओलंपिक समिति। और इसी वजह से 23 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो ये हो जाएगा ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, 23 जून को। ठीक है, 1894 में क्या हुआ, ओलंपिक समिति की स्थापना हुई, और 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में क्या हुआ, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई, है ना। अभी रिसेंटली आपका जो ओलंपिक हुआ था 2000 कब हुआ था, 2020 वाला हुआ था ना, 21 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका टोक्यो, और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी रहा था। टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो जाहिर सी बात है हम लोग को पता है टोक्यो कहाँ है, तो टोक्यो है आपका जापान में। टोक्यो कहाँ पड़ता है, टोक्यो पड़ता है आपका जापान में। और इसमें अपने भारत का रैंकिंग क्या रहा था, तो अपना भारत रहा था बहुत ही नीचे पायदान पे चला गया था। उसका रीजन यही है कि भारत में खेल को प्रमोट नहीं किया जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी के टाइम का जो एनडीए सरकार है ये खेल को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। जैसे खेलो इंडिया करके आप देखोगे कितना सारा गेम चल रहा है, तो यही सब गेम जब बच्चा शुरुआत से सीखते रहेगा तो आगे जाके आपका इंटरनेशनल लेवल पे खेल पाएगा। टोक्यो ओलंपिक जो था इसमें फर्स्ट पे कौन रहा था, तो फर्स्ट पे रहा था आपका यूएसए, फिर था आपका चाइना, ठीक है, और फिर था आपका जापान, ठीक है। और आपका भारत के बारे में पूछेगा तो भारत का रैंकिंग बहुत ही नीचे चला गया था। कितने नंबर पे था, 48 नंबर पे। कितने मेडल जीते थे भारत ने, तो 1 2 का 4। 1 जो मेडल था ये हम लोग को पता है कौन थे वो, नीरज चोपड़ा। हाँ, नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। और किस चीज में, तो भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं बात करें सिल्वर के बारे में, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल
पहला मेडल, सिल्वर मेडल ही आया था इस आपका ये टोक्यो ओलंपिक वाला में, पहला मेडल सिल्वर मेडल ही आया था। और कौन लाया था पहला मेडल? तो लाया नहीं था, लाई थी मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू हो जाएगी एक नाम, और एक नाम हो जाएगा रवि कुमार दहिया। ये दोनों गोल्ड सिल्वर मेडल लाए थे। गोल्ड मेडल कौन लाया था? तो गोल्ड मेडल लाया था आपका नीरज चोपड़ा। और ये जो आपका 4 था ये ब्रॉन्ज था। इस ब्रॉन्ज वाले में बहुत सारा नाम था, लवलीना बोरगोन था, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नाम था ये था भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ नहीं, सॉरी, भारतीय हॉकी संघ। ठीक है, भारतीय हॉकी संघ, क्योंकि भारतीय हॉकी टीम जो था ये लगभग 41 ईयर्स बाद, लगभग क्या पक्का 41 ईयर्स के बाद कोई मेडल जीता था। तो ये बहुत ज्यादा चर्चित रहा था और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बने भी थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपसे पूछता है व्यास सम्मान, आपसे पूछता है बिहारी सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सारे आपके किससे संबंधित हैं? तो ये सारे आपके साहित्य से संबंधित हैं। तो यहाँ पे याद कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी, साहित्य क्षेत्र से। अगर एक आप नाम सुने होंगे तो उनका नाम है के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। के बिरला फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। और इसके द्वारा बहुत सारा पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें व्यास पुरस्कार हो जाएगा, जिसमें आपका सरस्वती सम्मान होगा, इसको लिख लीजिए, व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान। उसके बाद बिहारी सम्मान। अच्छा, बिहारी मतलब आप ये अंदाजा मत लगा लीजिएगा ये कोई बिहारी आदमी को मिलेगा, बिहारी को मिलता नहीं है, ये राजस्थान के आदमी को मिलता है। ठीक है, अब लॉजिक क्या है आप खुद पता करिएगा कि नाम ऐसा क्यों रखा गया। व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। ये तीनों जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये तीनों जो है आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और अभी रिसेंटली आपसे नंबरिंग भी पूछ लेता है, यहाँ पे बात हो रहा है व्यास सम्मान का ना, तो चलिए हम लोग इसी के बारे में देखते हैं। इसमें आपसे नंबर दे करके पूछता है कि ये नंबर का किसको मिला, वो नंबर का किसको मिला। तो आप 2 ठो यहाँ पे याद रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं 32वें नंबर का। ठीक है, 32वें नंबर का जो व्यास सम्मान है ये किसको मिला था? तो एक बहुत ही चर्चित आदमी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। और देखिए हम आपको बताए भी हैं, चतुर्वेदी आपका वो आदमी अपने नाम के साथ यूज करता था जो चारों वेद पढ़ लिया करता था। तो उन्हीं के वंशज ये रहे होंगे, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। और इनके बुक का क्या नाम था जिस बुक के लिए मिला था? तो इनके बुक का नाम था पागलखाना। पागलखाना पुस्तक के लिए इनको कौन सा सम्मान मिला था? व्यास सम्मान। और इस बार जो है आपका 33वें नंबर का ना, 32वें के बाद 33वें, ये किसको मिला है? तो ये मिला है पुष्पा भारती, पुष्पा भारती को। और कौन सी पुस्तक के लिए? तो यादें यादें यादें, मतलब बुक का नाम ही है, 3 बार यादें लिखना है। ठीक है, यादें यादें यादें, इस पुस्तक के लिए इनको इस बार व्यास सम्मान मिला है। इस चीज को आप याद रखिएगा। खेल क्षेत्र में देखें तो राजीव गांधी पुरस्कार, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, क्या हो गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये आपका खेल रत्न में सर्वोच्च पुरस्कार होता है। खेल से ही आपका अर्जुन पुरस्कार संबंधित है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले कहाँ करवाया था? तो दिल्ली में करवाया था। ठीक है, कहाँ? तो दिल्ली में, दिल्ली में करवाया था। चलिए इसका नाम आप खुद बताइएगा, हम आपको बहुत कुछ इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, दिल्ली में करवाया गया था। कौन था ये? तो जलालुद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा। पहले तो भतीजा था और बाद में क्या बन गया था? तो बाद में दामाद भी बन गया था। दामाद और भतीजा दोनों था। ठीक है, अब बोलिएगा कि सीधा आप बताने लगे जलालुद्दीन खिलजी, ये कौन था? तो ये था आपका खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक। ठीक है, और खिलजी वंश के बारे में बात करें तो कब से कब तक भारत पर शासन किया था? 1290 से 1320। देखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि पूरे सल्तनत काल में सबसे ज्यादा अधिक उम्र का शासक कौन था? तो ये था आपका जलालुद्दीन खिलजी। इसी का दामाद और इसी का भतीजा अगला था, और वो कौन था? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका बचपन का नाम क्या था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इनका बचपन का नाम था अली गुरशाह,
अली गुशाब। जिस समय जलालुद्दीन खिलजी शासक बना था उस समय अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का जागीरदार था, ये कहाँ का जागीर इसको मिला हुआ था। जागीर मतलब कह लो कि वो एरिया का शासन का अधिकार इसको मिला हुआ था। और कहाँ का मिला हुआ था, तो कड़ा मानिकपुर। देखो कड़ा मानिकपुर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आधुनिक भारत में भी इसका नाम आता है। पता है कब आता है, इलाहाबाद के संधि के दौरान 1265 में। तो कड़ा मानिकपुर का ये क्या था, जागीरदार था। चूंकि ये खुद बहुत ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति था, इसलिए जहाँ ये आपका आक्रमण करने के लिए, युद्ध करने के लिए अलग अलग आदमी को भेजता था, और अलग अलग क्या, ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी को ही भेजता था। उससे क्या हो रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज्यादा अनुभव फील मतलब गेन होते जा रहा था, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ रहा था। और आपका एक जगह पे अटैक किया था जिसका नाम था देवगिरी। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। देवगिरी आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी इतना ज्यादा पैसा कंज्यूम किया, इतना ज्यादा पैसा इसके पास आया कि इसके मन में लालच आ गया, और इसका अब कहना था कि अब अगला शासक हम ही बनेंगे। और देवगिरी से जब वापस दिल्ली की ओर आया तो किसका हत्या कर दिया, अपने ससुर कह लो या अपने चाचा कह लो, दोनों का क्या किया, ये हत्या कर दिया। और अगला शासक कौन बन गया, तो अगला बन गया आपका अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन किया था, 90 से 96, है ना, 1290 से 1296। और अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक किया, तो 1296 से लेकर के 1316 तक। और नो डाउट अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये दिल्ली सल्तनत में बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा काम किया। जैसे कुतुब मीनार को देख करके उसके जैसा एक किला और बनवाने का कोशिश कर रहा था। और क्या बनवाया था, तो अलाई दरवाजा। क्वेश्चन बनता है कि अलाई दरवाजा कौन बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। सिरी का शहर बनवाया, सिरी का दुर्ग बनवाया था। और क्या किया, तो सैनिकों में बहुत ज्यादा बदलाव किया। इस समय क्या होता था ना, इल्तुतमिश के द्वारा एक इक्ता प्रथा शुरू हुआ था। तो इक्ता मतलब क्या होता है कि वेतन के बदले क्या मिलेगा, आपको जमीन मिलेगा, उसी को इक्ता कहा जाता था। इसने क्या किया, उस इक्ता व्यवस्था को बंद किया, और उसके जगह पे क्या हुआ, वेतन देना शुरू किया, वेतन देना शुरू किया। और फिर बहुत ज्यादा काम करना शुरू किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया। उससे क्या हुआ कि हर एक चीज का दाम फिक्स कर दिया। जैसे आप दुकान में जाते हो तो दुकान में क्या रहता है, MRP। MRP का अर्थ क्या होता है पता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब इससे ज्यादा दाम में तो आपको वो आदमी, जैसे कोई भी सामान आप लेने गए, मान लो कि कोई साबुन का दाम अगर लिखा हुआ है 32 रुपया, और ये क्या है, MRP है। तो MRP का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब सबसे ज्यादा 32 रुपया का ये सामान नहीं है, ये लिखा हुआ है सारा का सारा कॉस्ट जोड़ करके। आप ना कभी कभी देखते हो कि कोई दुकान वाला 32 रुपया लिखा हुआ, आपको 30 रुपया में खुशी खुशी दे दिया, कम करके 28 रुपया 25 रुपया में भी दे दिया। मतलब इससे ज्यादा तो दाम नहीं जा सकता है। अब इससे कम में दुकानदार आपका जितना जान पहचान का होगा आपको कम करके दे सकता है। तो ये क्या किया अलाउद्दीन खिलजी, पहली बार इसी ने ये सिस्टम लाया कि प्रत्येक चीज का क्या होगा, एक फिक्स दाम होगा, और सारा दुकान वाला इसी दाम पर बेचेगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया। फिर आपका गुप्तचर व्यवस्था शुरू करवाया। सैनिक लोग का हुलिया लिखना, मतलब चेहरा लिखने का प्रथा शुरू किया। घोड़ा दागने का प्रथा शुरू किया, बहुत कुछ शुरू किया था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी अपने कम टाइम में बहुत ज्यादा काम किया था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा, लगभग डॉट डॉट केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। यहाँ पे पूछा है कि आपसे केल्विन, कितने केल्विन पर जो है आपका जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें सेल्सियस में, ठीक है, सेल्सियस में तो सब लोग रट भी लेते हैं कि कितने सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे ज्यादा अधिक होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे ज्यादा अधिक होता है। लेकिन आप तो बोलिए कि यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, केल्विन पे पूछ रहा है। केल्विन क्या होता है, तो देख लो, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हम लोग अलग अलग चीज में माप सकते हैं। टेम्परेचर को देखिएगा, हम लोग कितने चीज में टेम्परेचर को माप सकते हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगा सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस। उसके बाद फिर हो सकता है और क्या हो जाएगा, आप बताओ। यहाँ पे दिया हुआ है केल्विन, केल्विन में माप सकते हैं। और किस में माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में माप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में। और भी किसी चीज में माप सकते हैं, एक चीज और लिख लीजिएगा, रोमर। ठीक है, इन सारी चीजों में क्या करते हैं, तो हम लोग टेम्परेचर को माप सकते हैं। जिसमें से सेल्सियस को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, डिग्री में। ठीक है, केल्विन को भी हम लोग डिग्री में डिनोट करते हैं, ये दोनों को डिग्री में डिनोट नहीं करते हैं। अब मेरे से सवाल किया कि लगभग कितने डिग्री केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। सेल्सियस में बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। अब देखो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है, तो C/5 बराबर F - 32/9।
ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इससे क्या होगा कि अगर आपको सेल्सियस का मान दिया हुआ है तो आपका फॉरेन हाइट निकल जाएगा, और अगर फॉरेन हाइट का मान दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, सेल्सियस निकल जाएगा। तो ये तो हुआ आपका एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास सेल्सियस दिया हुआ है, ध्यान से समझना, अगर आपके पास सेल्सियस दिया हुआ है, उसमें जब आप 273 डिग्री नहीं 273.15, ठीक है, या कोई कोई कहीं कहीं जगह पे मतलब क्या कहते हैं इसको, मतलब राउंड फिगर में दे देता है ना, कहीं कहीं पे सिर्फ 273 ही दे देगा। जब आपके पास सेल्सियस की मात्रा दी हुई है, जब आप उसमें 273.15 डिग्री ऐड करते हो तो आपके लिए क्या निकल जाता है, केल्विन निकल जाता है। ठीक है, मेरी बातों को आराम से समझना। दो तरीका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर आपको सेल्सियस दिया हुआ है, फॉरेन हाइट निकालने बोल रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, एक तो डेटा दिया हुआ रहेगा, आपको निकल जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास सेल्सियस का मान है, जब आप उसमें 273 अगर राउंड फिगर में लेके चले तो जब आप उसमें 273 ऐड कर देते हो तो क्या निकल जाएगा, केल्विन निकल जाएगा। अब बताइए कि क्या इसका आंसर निकल सकता है? ऑफ कोर्स निकल सकता है, क्योंकि हम आपको पहले ही बताए कि आपका सेल्सियस में बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मतलब अपना क्या हुआ है, सेल्सियस का मान दिया हुआ है, यहाँ पे सेल्सियस का मान दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 4। तो हम लोग सेल्सियस की जगह पे क्या रख दिए, 4। और जैसे ही 4 में हम 273 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 277 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर 277 देखो दिया हुआ भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। वैसे एक चीज यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि टेम्परेचर सेल्सियस और फॉरेन हाइट को आपका डिग्री में होता है, केल्विन डिग्री में नहीं होता, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये डिग्री नहीं हो जाएगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे सेल्सियस दिया हुआ है, चलिए इसको भी देख लीजिए। सेल्सियस में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 4 आप डालते हो तो फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरेन हाइट का मात्रा निकल जाएगा। जैसे देखो 9 चौक क्या हो जाएगा, 36, है ना, 9 चौक 36 हो जाएगा, और बराबर आप करते हो तो 5f हो जाएगा, और जब 5 आप इतना बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 160 आ जाएगा। अगर आप बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो ये हो गया आपका सेल्सियस से फॉरेनहाइट और सेल्सियस से केल्विन निकालने का फॉर्मूला। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ध्वनि प्रदूषण को डॉट डॉट के पदों के अनुसार मापा जाता है। अब ये तो सबको पता है ना, क्या हो जाएगा, डेसिबल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल में क्या मापा जाता है, तो ध्वनि के प्रदूषण को। वैसे एक चीज और देखेगा कि ध्वनि की तीव्रता का जो प्रयोगात्मक मान होता है वो क्या होता है, बेल। ठीक है, वो क्या होता है, बेल, और इसी का 10वां भाग क्या होता है, डेसिबल। ध्वनि के मापने का जो प्रयोगात्मक मान होता है वो होता है आपका बल, और इसी का 10वां मान क्या होता है, डेसी, मतलब क्या होता है, 10। तो ये हो जाएगा आपका डेसिबल। और इसका अलग अलग डेटा आता है कि कहाँ पर कितना साउंड वॉल्यूम होना चाहिए, उससे क्या हो सके कि वहाँ पे ये ध्वनि भी एक प्रकार का पॉल्यूशन में ही आता है। जैसे आप देखते हैं ना, वायु पॉल्यूशन हो रहा है, आपका बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, भूमि पॉल्यूशन हो रहा है, वैसे ही आपका ध्वनि का भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। अगर बात करें ध्वनि के बारे में, तो ये आपका किस प्रकार का तरंग है, तो सबसे पहले तो ध्वनि जो है ये कंपन से फील होता है, ठीक है, और यह एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग जो आपका क्या होता है, कंपन से चलता है। और हर्ट्ज क्या हो जाएगा, तो हर्ट्ज जो हो जाएगा आपका आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, चलिए आज 9 क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।